हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका विद्या जोन पर। साथियों, राजस्थान नए भूगोल की ये दूसरी क्लास है सीटी के लिए और इसमें आज अपन बात करेंगे जलवायु वर्गीकरण, मानसून, वर्षा से संबंधित और कुछ भौतिक स्थितियों के बारे में, भौतिक विस्तार के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि पिछली क्लास अपनी पूरी भौतिक विस्तार और वर्गीकरण का आधारित थी। तो भौगोलिक विशेषताओं की ये क्लास चल रही है और इसके अंदर अपन इस चीज़ों की बात करने वाले हैं और अपन इसमें प्रश्नों की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। एकदम नए अपडेटेड क्लास है और विशेष रूप से आपके सीईटी के लिए है। तो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। कैसे भी करके टाइम निकाल के, समय निकाल के इस क्लास की स्पीड बढ़ा के जैसे भी आप चाहें इस क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके सामने है। पिछली क्लासे आपके नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा और राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीईटी के अंदर और ये आपके 40% लाएगा। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको देखिएगा। अपन विस्तार से यहाँ पर बात करेंगे। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में प्रश्न 1000 बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये बनता है। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अपने अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री। दक्षिण में कहाँ है? 23 डिग्री। 23 डिग्री 3 मिनट से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है। 23 डिग्री 3 मिनट से इधर भी उत्तरी अक्षांश है क्योंकि ये उत्तर और पूर्व देशांतर के बीच में ही स्थित है। तो यहाँ भी उत्तरी अक्षांश और ऊपर की तरफ भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा दोनों। तो ये तो इसकी स्थिति है। यहाँ पर सबसे उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव गंगानगर और दक्षिणतम बिंदु की बात करें बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा के अंदर 23 डिग्री 3 मिनट पर। अब देखो, देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो इधर से देशांतरी विस्तार शुरू होता है जैसलमेर के कटरा गांव से और यहाँ पर कितने डिग्री है? 69 डिग्री 30 मिनट है। यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ पर भी क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। और इधर क्या आएगा? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि अपना जो राजस्थान है उत्तरी और पूर्वी के बीच में ही स्थित है। पूर्वी देशांतर, यहाँ पर पश्चिमी देशांतर नहीं आते, दक्षिणी अक्षांश भी नहीं आते। अब देखो, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि अक्षांशों का विस्तार और देशांतरों का विस्तार कितना है। तो अक्षांशों के बीच कितना अंतर है? तो अक्षांशों से उत्तर से दक्षिण के बीच की अगर बात करें, अक्षांशों के मध्य, तो इसका विस्तार है आपके 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, देशांतर के बीच में इतना अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट। ये आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर है 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पूर्वी स्थान जो कि आपके कौन सा है? सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर में है और पश्चिमी स्थान है कटरा गांव जैसलमेर और इनके बीच लगभग 36 मिनट का अंतर रहता है। सूर्योदय पहला होता है धौलपुर में, जैसलमेर में 36 मिनट बाद में सूर्योदय होता है। वैसे माने तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर, एग्जैक्ट अंतर रहता है। इसको 36 मिनट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? देखिए, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में नवीन जिलों के गठन हेतु किस समिति का गठन किया है? नवीन जिलों के गठन हेतु 2022-23 में घोषणा हो गई थी बजट के अंदर और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था राम लुबाया समिति। अब राम लुबाया समिति से ज्यादा महत्वपूर्ण इसने तो क्या बना दिए? नए जिले बना दिए और नए संभाग भी बना दिए। नए संभाग और जिले इसने बना दिए, 10 संभाग कर दिए, जिले 50 कर दिए। ठीक है, लेकिन अब एक नई समिति बनी है जिसका नाम है ललित के पंवार समिति और ये समिति क्या कर रही है? ये कर रही है नवीन जिलों की समीक्षा। क्या कर रही है? नवीन जिलों की समीक्षा ये समिति कर रही है।
तो ये समिति भी आपको ध्यान में रखनी है कि नवीन जिलों की समीक्षा करने के लिए नई जो सरकार आई है उसने ये समिति बनाई है, ललित के पंवार समिति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? तो सर्वाधिक जिले, नवीन जिलों की और संभागों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जिले हैं 7 जिले। और 7 जिले किन किन संभागों में अंतर है? तो 2 संभाग ऐसे हैं जिनके अंदर 7 जिले हैं। 2 ही संभाग ऐसे हैं जिनमें 7 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक आपका आता है अजमेर संभाग और एक आता है जयपुर संभाग। जयपुर के अंदर भी 7 हैं और अजमेर के अंदर भी 7 जिले हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो ये मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बारे में विशेषताएं बता रहा हूं। और इसकी खास बात क्या है, ये किसी भी प्रकार की अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, कोई सीमा नहीं बनाता। भाई संभाग के साथ तो सीमा लगती है, जिलों के साथ सीमा लगती है, लेकिन राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता ये। ठीक है, और ये सर्वाधिक 8 संभागों के साथ सीमा बनाता है। इसके साथ 8 संभागों से सीमा बनाता है। राज्य और अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाता, लेकिन 8 संभागों से सीमा बनाता, सर्वाधिक है ये। और कोई भी संभाग इतनी सीमा नहीं बनाता है। और सर्वाधिक कितने जिले हैं? 7 जिले। जयपुर संभाग की क्या खास बात है? इसमें भी 7 जिले हैं, बाकी इसमें कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। तो अजमेर संभाग की बात आपने की, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजमेर संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला ये संभाग है। अब देखो यहाँ जयपुर है, लेकिन जयपुर ऑप्शन में नहीं है, तो अजमेर ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीग जिला किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है? डीग जिला आपने देखा होगा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो वैसे तो आपको पता होगा, थोड़ा मैप में भी देख लेते हैं इसको। देखो मैप में देखते हैं इसको। ये देखो डीग आपको विशेष रूप से दिख रहा होगा, ये आपकी डीग जिला है, यहां पर बिल्कुल किनारे पे स्थित है डीग जिला। यहां पर क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश, और इधर है आपके हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ डीग की सीमा लगती है। यहाँ पर बॉर्डर है हरियाणा और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ है हरियाणा और एक तरफ है उत्तर प्रदेश, तो डीग की सीमा 2 के साथ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये रहा हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आगे बढ़े, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैंने पूरी नई भूगोल की कुछ क्लासें, काफ़ी सारी क्लासें करवाई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा उन क्लासों को, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ये राजस्थान भूगोल की सीईटी के लिए पहली क्लास थी, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर इस क्लास को देखिएगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपके हैं लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर उच्च भूमि और हाड़ौती का पठार। कौन सा हो जाएगा? नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है। अगला प्रश्न, शेखावाटी प्रदेश में स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? देखो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं, टॉप प्रश्न है। तो शेखावाटी के अंदर जो कच्चे कुएं होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, काल क्रम के अनुसार राजस्थान का प्राचीनतम भूखंड कौन सा? राजस्थान के भौतिक विभाग पढ़ते हैं अलग अलग, अपन थार, मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, हाड़ौती का पठार ये पढ़ते हैं। इन सब में प्राचीनतम कौन है? सबसे प्राचीनतम कौन है? आप मेरे को कमेंट कर बताइए, सबसे नवीनतम भूखंड कौन सा है? नवीनतम, नवीनतम आप बता दीजिए, प्राचीनतम मैं यहां बता रहा हूं। प्राचीनतम आपके कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है?
कौन सा कारक है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, या प्रभावित यहां पर नहीं पूछा, देखो ध्यान रखना भाई, नहीं कहा, प्रभावित नहीं करता है। बताइए। समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, समुद्र तट से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, अक्षांशीय स्थिति भी प्रभावित करती है, लेकिन राजस्थान की कोई तटीय सीमा है ही नहीं, तो ये प्रभावित कैसे करेगी बताओ। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्री सीमा है क्या राजस्थान की? नहीं है, तो ये प्रभावित नहीं कर सकती। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना आपको। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। दक्षिण पूर्व, देखो ऐसे 4 दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है, तो बिल्कुल सही बात है। इधर कम होती है, जैसलमेर की तरफ आएंगे तो कम ही होगी, कोटा, बारा, झालावाड़, वहां वर्षा अधिक होती है। मानसून के प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर नवंबर होता है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, और मावठ वाला प्रश्न पूछा जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा पूर्वैया नहीं कहलाती है, उस गर्म हवा को कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारत के भूगोल की पहली क्लास है, दूसरी क्लास भी हो चुकी है, आपने नहीं देखी तो 2 क्लासें हो चुकी हैं भारत भूगोल को भी, देखिए जाकर तुरंत इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद में। पवनों के चलने का सही क्रम क्या है? पवनें किधर से किधर चलती हैं? तो भैया पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलती है। हमेशा उच्च वायुदाब से, जहां वायुदाब अधिक होगा वहां से कम वायुदाब की ओर पवनें चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन ही आपके आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं यहां पर। तो आगे देखो, माउंट आबू में न्यूनतम वार्षिक तथा दैनिक तापांतर। माउंट आबू में वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। दिन के और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, और वर्ष में भी ऐसा ही होता है, वार्षिक तापांतर के अंदर भी। तो देखिए क्या कारण है? अक्षांशीय स्थिति, महाद्वीपीयता, समुद्र तल से ऊंचाई, प्राकृतिक वनस्पति। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रभावित कौन कर रहा है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण यहां पर न्यूनतम वार्षिक और दैनिक तापांतर पाया जाता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो जहां पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है वहां पर आपके सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? सवाना तुल्य वनस्पति। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? किस तरफ जाने पर बढ़ती है? तो पश्चिम से पूर्व जाने पर वार्षिक प्रवृत्ति बढ़ती है। बताइए देखें। और पूर्व से पश्चिम जाने पर तो कम होती हैं, घटती हैं। दक्षिण से उत्तर जाने पर भी घटती है। इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहां पर वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ती हुई आपको नजर आती है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती? देखो ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन पूछा जाता है, और ये इसका आंसर होगा श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियां कहां चलती हैं? गंगानगर में। और जो स्थानीय चक्रवात होते हैं गर्मियों के मौसम में, उसको बबूलिया कहते हैं, आपको पता होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, हॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु खंड का हिस्सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हॉर्नवेट के अनुसार बताना है। बताइए देखें, हॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार थॉर्नवेट का वर्गीकरण 4 चीजें बताई गई थॉर्नवेट के द्वारा। तो DBW का यहां पर मतलब होता है मध्य तापीय, मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु। क्या है? अर्धशुष्क जलवायु।
देखो यहाँ पर अपन करें इससे अच्छा आगे वाले पेज पे करते हैं। मैप बना हुआ है यहाँ पर, देखिए मैप मैंने बना कर रखा है पहले से। तो यहाँ पर देखो EAD दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है EAD का? इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। क्या है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो इसके अंदर जैसलमेर आता है, एक ही जिला है मुख्य रूप से जैसलमेर। अब बात करते हैं CAW की। ये देखो दो हिस्से हैं राजस्थान के इधर CAW में। तो ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अब है DAW की। तो DAW की यहां पर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण, ये उष्ण कटिबंधीय तो सबके साथ ही है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। ये थॉर्नवेट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। और DBW की अगर बात करें तो DBW के अंदर आता है मध्य तापीय, जो अभी अपन बात कर रहे थे, मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु। तो अर्ध शुष्क वाला इसमें दो है, एक तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, एक मध्य तापीय अर्ध शुष्क जलवायु। अब पूछा क्या था अपने को प्रश्न में? कह रहे हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु खंड का हिस्सा है? तो ये देखो दक्षिणी पूर्वी CAW का हिस्सा है। इसका है CAW का दक्षिणी पूर्वी। देख लो ये वाला भाग है दक्षिणी पूर्वी, दिख रहा है आपको? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ और इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूमर का कुछ भाग आता है और मुख्य रूप से झालावाड़ और बारा का कुछ भाग आता है। तो यहाँ पर CAW है, CAW वाला भाग है वो कौन सा है? उत्तरी पूर्वी के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान रख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर जिले कौन से हैं? सर्वाधिक दैनिक तापांतर और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर। तो देखिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? चूरू में। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में पवनों की दिशा क्या होती है? देखो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के अंदर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है राजस्थान में। क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। तो निम्न वायुदाब, अब निम्न वायुदाब बन गया तो राजस्थान पूरा स्थलीय भाग है, तो समुद्र से स्थल की ओर होगा। समुद्र में उच्च वायुदाब होगा, राजस्थान में यहाँ स्थलीय भाग में निम्न वायुदाब बन जाएगा, जिसके कारण हवाओं की दिशा, पवनों की दिशा समुद्र से स्थल की ओर हो जाएगी। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी लाने वाली मानसून की कौन सी शाखा है? ये टॉप प्रश्न ही है, सिर्फ मैंने पूरा एक A to Z प्रश्न नहीं कवर किए, सिर्फ टॉप प्रश्न कवर किए यहाँ पे। तो अरब सागर की शाखा की बात करें तो ये शाखा आपके अरब सागरीय शाखा है, ये नमी लाती है, सर्वाधिक आर्द्रता लेकर आती है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखो, त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिला, देखो थोंडवेट का जैसलमेर जिला पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, लेकिन इस बार इसमें त्रिवार्था पूछा है। थोंडवेट वाले में तो EAD आता है, लेकिन त्रिवार्था में कौन सा आएगा? तो त्रिवार्था और कोपेन का वर्गीकरण लगभग एक जैसा है, ज्यादा कुछ अंतर उसमें नहीं देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिएगा आपके सामने है, त्रिवार्था का वर्गीकरण लेके आते हैं, जैसलमेर जिले के बारे में पूछा है, ये त्रिवार्था का वर्गीकरण है। अब बताइए, देखें तो त्रिवार्था की बात करें तो BWH, इसका मतलब क्या है? मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु। फिर है BSH का मतलब है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। फिर आपके CAW मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और फिर है आपके AW यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहां पर जैसलमेर पूछा है तो जैसलमेर किस में आएगा? BWH के अंदर आ जाएगा, एक ही जिला है इसमें भी।
BWH। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये क्लास भारतीय इतिहास की एक ही क्लास ली है, ज्यादातर प्रश्न इसके अंदर कवर हो गए हैं, आप इस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु की अवधि बताइए। ग्रीष्म ऋतु की अवधि, ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि की अगर बात करें तो इसकी अवधि होती है आपके मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून तक होती है ग्रीष्म ऋतु। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, इसमें उप आर्द्र जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, इसके बारे में बताया गया है कि कौन से जिले हैं वो किस में आते हैं। उप आर्द्र जलवायु, तो उप आर्द्र की अगर बात करें तो उसमें दौसा और अजमेर आते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं आते हैं। अर्धशुष्क जलवायु के अंदर कौन कौन से आते हैं? जालोर, पाली आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अति आर्द्र जलवायु के अंदर बात करें तो अति आर्द्र जलवायु में बीकानेर और चूरू नहीं आते हैं। अति आर्द्र में आपके बांसवाड़ा आ सकता है। अति आर्द्र में कौन कौन आता है? अति आर्द्र में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आ सकता है। हाड़ौती वाला क्षेत्र आ सकता है अति आर्द्र में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन बीकानेर और चूरू किसी भी हालत में नहीं आ सकते। आर्द्र जलवायु में टोंक और आपके बूंदी आता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। अब मैप में भी आप इसको देख सकते हैं, देख लीजिए। यहां पर पूछा था कौन सा, पहला ऑप्शन क्या था? दौसा और अजमेर। कहाँ है दौसा? देखो ये रहा आपके दौसा और ये रहा अजमेर, ये किस में आते हैं? उप आर्द्र जलवायु में। तो इसमें भी कौन से में दे रखा है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर दे रखा है। अर्धशुष्क जलवायु में जालोर और पाली, ये अर्धशुष्क है, ये रहा पाली, ये रहा जालोर, ठीक है। फिर है आपके अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु, ये अति आर्द्र है। देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, कोटा का थोड़ा सा भाग आ रहा है, तो यह अति आर्द्र है। बीकानेर, चूरू तो यहाँ पड़े, बीकानेर तो शुष्क में है और चूरू है अर्ध शुष्क में, बताओ। फिर है आर्द्र जलवायु में। आर्द्र जलवायु में कौन कौन से हैं? आर्द्र जलवायु में इधर डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, और कौन सा है? टोंक का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है यहाँ पर, और बूंदी इसमें आ रहा है। टोंक और बूंदी दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लाइन है, थोड़ी बहुत इधर उधर है तो उसमें गड़बड़ कर सकते हो आप। फिर अगला है, राजस्थान में शीत ऋतु में हवाओं की दिशा क्या होती है? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में हवाएं किधर से किधर चलती हैं ये आपको बताना है। तो शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं हवाएं, ऐसे चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये उत्तर पूर्व है और इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम। आगे है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले महीने कौन से हैं? जब तापांतर न्यूनतम होता है, रात और दिन का तापमान लगभग एक जैसा होता है, ऐसे कौन से महीने हैं? तो ऐसे महीने होते हैं जुलाई अगस्त, रात और दिन का तापांतर बिल्कुल कम होता है। अगला है, निम्न में से नागौर उच्च भूमि और गग्गर प्रदेश किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? चलो वापिस चलते हैं। नागौर, और देखो ये नागौर उच्च भूमि और गग्गर प्रदेश कहाँ है? ये यहाँ पर है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। तो किसका हिस्सा है ये? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। किसका है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न, अब आगे खाली मैप है और ये देख लीजिए, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आप त्रिवार्ता और कॉन्वेट तो बीच में आ गया, अभी कोपेन का है। कोपेन में BWHW के अंदर काफी सारे जिले आते हैं, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़,
गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर आपके BSHW हैं जो स्टेपी तुल्य अर्धशुष्क हैं। फिर उपार्द्र में CWG है और AW में तो लगभग वही जिले रहते हैं सभी के, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।